आइए आज हम करते हैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम हम आपको बता दें, अध्याय 3 है। अध्याय 3 में किरचॉफ का नियम है। तो प्रश्न कुछ एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे आएगा कि किरचॉफ का नियम लिखिए। जब किरचॉफ का नियम लिखिए तो आपको हम बता दें, दो नियम दिए थे किरचॉफ ने, तो आपको दोनों नियम लिखने हैं। अब दोनों नियम लिखने हैं तो यहाँ पे हम उत्तर डाल के क्या लिखेंगे। सन 1842 में किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया, जो वास्तव में ओम के नियम के विस्तार मात्र हैं। यानी कि ओम के नियम का जब विस्तार मात्र है, ओम के नियम से भी थोड़ा विस्तार है उसमें। यह नियम निम्नानुसार है। यह नियम कैसे है? निम्नानुसार है। प्रथम नियम की बात करें तो प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि संधि होती है जंक्शन। जंक्शन मतलब जहाँ पे कई चीजें या कई विद्युत धाराएं आके मिलती हैं, वो जंक्शन कहलाता है। संधि यानी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पे देख लीजिए, सिग्मा बराबर, सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग होता है। तो सिग्मा जब बीजगणितीय योग होता है, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक होती हैं, और जो संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराएं होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो जो संधि की ओर आ रही हैं वो धनात्मक होंगी, और जो संधि से दूर जा रही हैं वो धनात्मक होंगी। तो चित्र में देख लीजिए, यदि ये कोई संधि है, यहाँ बिंदु ओ मान लेते हैं, तो संधि की ओर जो धाराएं आ रही है, मान लीजिए I1 जो धारा है वो संधि की ओर जा रही है, संधि की ओर जा रही है। तो संधि की ओर आने वाली धारा को हम क्या कहेंगे? धनात्मक ले लेंगे। वो I2 जो धारा है वो संधि से दूर जा रही है, तो इसको हम ऋणात्मक ले लेंगे। I3 धारा एक संधि से दूर जा रही है, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे? ऋणात्मक। और ये I4 धारा है, संधि के पास जा रही है या संधि की ओर जा रही है, तो इसको हम धनात्मक ले लेंगे। और जो I5 धारा है, संधि से दूर जा रही है, तो ये कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? ये धारा संधि से दूर जा रही है तो धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? तो यह धारा कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक धारा हो जाएगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होंगी, और संधि से जो दूर जा रही हैं वो कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। तो देख लीजिए, किसी संधि ओ पर, ये हमने चित्र बनाया था, किसी संधि ओ पर तीर की दिशा में विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, अतः इस नियम के अनुसार। अब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि I1 धारा संधि की ओर जा रही है तो यह धनात्मक होगी। I2 धारा है, संधि से दूर जा रही है तो वो ऋणात्मक होगी। I3 धारा ऋणात्मक होगी। I4 धारा संधि की ओर जा रही है, धनात्मक लेंगे। और I5 जो धारा है वो संधि से दूर जा रही है, इसलिए इसको भी हम क्या ले लेंगे? ऋणात्मक ले लेंगे। वो बराबर में 0 लिख देंगे। तो क्या कहता है प्रथम नियम? प्रथम नियम कहता है समस्त बीजगणितीय धाराओं का योग बराबर 0 होता है। तो वही तो हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो बराबर 0 लिख दिया हमने यहाँ पे 0। अब जब ये 0 हो गया तो I1 प्लस I2 इसका पक्षांतर कर दीजिए जो ऋणात्मक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए अब और आगे। अतः स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराएं, मतलब संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए द्वितीय नियम भी देख लेते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के
विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोध। तो विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, द्वितीय नियम की धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके बीजगणितीय किसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे, यदि परिपथ का एक चक्कर पूरा धारा की दिशा में है, यदि धारा की दिशा में पूरा चक्कर लगा लिया इसने यदि एक चक्कर पूरा धारा की दिशा में लगाते हैं तो इस नियम के अंतर्गत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं और इसके विपरीत गुणनफल को ऋणात्मक लेते हैं। यदि धारा की दिशा में लगाएगा तो इसको क्या धनात्मक ले लेंगे, और यदि इसके विपरीत ऋणात्मक कब लेंगे, जब इसके विपरीत लगाएगा, धारा की दिशा में ना होके वो विपरीत जाएगा। तो यहाँ चित्र में देख लीजिए, पहले तो इसी को देख लीजिए, ऋणात्मक लेते हैं। इस प्रकार यदि सेल के अंदर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से धनात्मक इलेक्ट्रॉन की ओर चलते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं, तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। क्या कह रहे हैं, सेल के अंदर यदि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो उसको विद्युत वाहक बल को कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। आ जाइए यहाँ पे थोड़ा और, विद्युत परिपथ बंद जाल, जैसे मान लीजिए ABCD है बंद जाल, ABCD है बंद जाल है कि नहीं, बंद जाल है, बिल्कुल बंद जाल है, खुला तो है नहीं है, तो बंद जाल के लिए ही हम लगाते हैं। तो ABCD क्या है, बंद जाल है, और CDEF ये भी एक बंद जाल है। तो प्रथम बंद जाल में देख लीजिए कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, तो जब ये धारा यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे ये भी मिलेगा वहाँ परिपथ। अब जब परिपथ मिलेगा तो ये कैसा होगा, इसके विपरीत है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब ऋणात्मक हो जाएगा तो विद्युत वाहक बल भी यहाँ पे ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया I1R1 माइनस I2R2 बराबर E1 माइनस E2। इसको हम समीकरण 1 दे दिए। और द्वितीय बंद जाल में देख लीजिए CDEF में I2R2 प्लस I1 प्लस I2 यानी टोटल धारा हो जाएगी। यहाँ पे टोटल धारा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई सेल लगा नहीं है, यहाँ पे कोई सेल लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे तो कोई सेल लगा नहीं। अब टोटल धारा निकलेगी, यहाँ पे I1 की अलग निकलेगी, I2 सेल की अलग निकलेगी। जब ये दोनों धाराएं यहाँ पे पहुँचेंगी तो यहाँ पे ये योग हो जाएगा इनका, यानी डबल धारा जुड़ के निकलेगी। अब ये जब धारा निकलेगी तो यहाँ पे जो टोटल धारा आई है वो किसके बराबर, I3 के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। I3 का गुणनफल है, इसमें I3 का गुणनफल कर देंगे तो ये यहाँ से हो गया। तो ये किसके बराबर है, जब ये धारा इसके बराबर होगी तो E2 यहाँ पे समीकरण 2 दे दिए। अब समीकरण 1 बार 2 से क्या है, समीकरण 1 बार 2 से I1 व I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल राइट, कि हम I1 I2 के मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है तथा केवल बंद परिपथों के लिए ही सत्य है। यह नियम केवल बंद परिपथों के लिए ही सत्य है, खुले परिपथ के लिए नहीं। बंद परिपथ की बात कर रहे हैं तो यह नियम केवल किसके लिए सत्य है, खुले परिपथ के लिए नहीं, बंद परिपथ के लिए सत्य है।